प्यारे बच्चों, मिशन कोशिश के अंतर्गत जुलाई माह का तृतीय सप्ताह कक्षा 7 और विषय गणित का कार्यपत्रक हमारे पास उपलब्ध है। इसे हमें समझना है। आइए जो कंटेंट हमें उपलब्ध कराया गया है उसको हम समझें। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप पहले ही समझ चुके हैं कि गणित में 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो ऑन आदि संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये वस्तुओं को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयोग होती हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्राकृत संख्या की बात आई है। तो प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती हैं और एक एक बढ़ते हुए, एक में एक और जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते अनंत तक जाती हैं। ये सामान्य गिनती की संख्याएं भी कहलाती हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ये वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं। जैसे हमारे पास 5 पुस्तकें हैं तो हम गिनेंगे कि पुस्तकों की संख्या को गिनेंगे। हमारे पास कुल 5 पुस्तक हैं, कुछ देर के लिए मान लेते हैं। तो हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, और इस तरह से हम कहेंगे कि हमारे पास कुल कितनी पुस्तकें हैं? 5। 2 भाई, 1 साइकिल, दौड़ में प्राप्त पहला, दूसरा स्थान आदि, इस प्रकार की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ अभी तक हम स्पष्ट हो पाए हैं कि प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं, और जब हम वस्तुओं को गिनते हैं तो गिनती 1 से प्रारंभ करते हैं और क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ये जो गिनती या प्राकृतिक संख्या हैं या गिनती वाली संख्याएं हैं, इनका कोई अंत नहीं होता है। आगे देखिए, स्वयं करके सीखें। लिखा है, आपके पास कितनी किताबें हैं? तो प्यारे बच्चों, आप 7th में हैं। 7th में आपके पास सब्जेक्ट के हिसाब से भी कम से कम 7-8 पुस्तक होती हैं। तो माना आपके पास 6 पुस्तक हैं तो आप यहाँ पर 6 लिख लेंगे। 5 हैं तो 5, 4 हैं तो 4, और सभी पुस्तकें हैं तो जितनी उनकी संख्या है उतना आप लिख सकते हैं। आगे देखें, आप कितने भाई बहन हो? तो आप जितने भी परिवार में भाई और बहन हैं उनकी संख्या लिख सकते हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी संख्या आ सकती है जितने आप हैं। आप अपने भाई बहनों में कौन से नंबर के हो बताओ? तो यहाँ पर आप लिखोगे, यदि सबसे बड़े हो तो 1, दूसरे नंबर पे हो तो 2, तीसरे नंबर पे हो तो 3, चौथे नंबर पे हो तो 4। इस तरह से आप क्रम से रख सकते हैं कि आप कौन से क्रम के हैं। यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इस प्रकार की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। आइए इसको एक क्रियाकलाप से समझते हैं कि शून्य को कैसे रखा जाए। सपोज ये हमारी काले पेन से जो ये बॉर्डर बनाया गया है, ये हमारी एक प्लेट है जिसमें 2 बड़े रसीले आम हमने रखे हुए हैं। आम देख के मुंह में पानी भी आ रहा होगा बच्चों, तो कोई बात नहीं, आपको आम उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो देखिए, इस प्लेट में कुल आमों की संख्या कितनी है? 2। कैसे पता चला 2 हैं? गिनती करेंगे। गिनती की संख्याएं हम पढ़ रहे हैं प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं, तो गिनती करेंगे तो गिनती कीजिएगा। कहाँ से शुरू कर रहे हैं? 1 और 2। चाहो तो इसको 1 बोल सकते हैं, 1 और 2। तो कुल संख्या कितनी है? 2। प्लेट में 2 रसीले आम हैं, 1 और 2। मेरे साथ एक साथी बैठे हुए हैं और एक छात्र इस चीज़ को देख रहा है। तो मुझे भी रसीले आम देखकर आम खाने का मन हुआ और मैंने एक आम ले लिया।
और जो मेरे साथी थे एक आम उन्होंने ले लिया। तो अब इस प्लेट में कुल बचे आमों की संख्या कितनी होगी? अभी तक इस प्लेट में 2 आम थे, गिनती की हमने, गिनती की संख्याओं का प्रयोग किया, मतलब हमने प्राकृत संख्याओं का प्रयोग किया, तो 2 थे। और अब उन 2 में से एक भी इस प्लेट पर उपलब्ध नहीं है। अगर मैं अपने किसी छात्र को ये कहूँ कि इस प्लेट से एक आम या जाइए और प्लेट से आम उठाकर लाइए, तो वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि इसमें आम तो थे पहले, लेकिन अब कोई आम नहीं है। इस तरह से अब जब कोई आम नहीं है तो उसको हम गणितीय रूप में किस तरह से व्यक्त करेंगे? तो उसके लिए एक प्रतीक है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट ओ की तरह, जिसे हम क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। तो वह यह कह सकता है कि प्लेट में शून्य आम हैं। ये शून्य किस तरह से आया और कैसे इसका महत्व है? प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्याओं के साथ ही इसका महत्व है। यहाँ पर 2 आम थे और अब एक भी नहीं है, जिसको हम कहेंगे कि वहाँ प्लेट अब खाली है। और इस खाली को अगर हमें गणितीय रूप में व्यक्त करना है तो उसे हम शून्य लिखते हैं। अब प्राकृत संख्याओं के साथ जब हम इस शून्य को, जो शून्य हमें आभास करा रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली है, यह एक महसूस की जाने वाली बात है कि इसमें पहले कुछ था और अब कुछ नहीं है, तो यही शून्य है। और इस शून्य को जब प्राकृत संख्याओं के साथ हम समाहित करते हैं, इसका समावेश करते हैं, तो हमारी प्राकृत संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। आइए फिर से देखें, यहाँ फिर से देखें, इस प्लेट में 3 सिक्के रखे हुए हैं। अगर हम गिनती करें तो ये प्राकृत संख्याओं का प्रयोग हुआ। तो प्राकृत संख्याओं का प्रयोग करते हुए 1, 2 और 3 कितने सिक्के हैं? 3। आइए अब हम सिक्कों को हटा लेते हैं। एक सिक्का हटाया, 2 बचे, दूसरा भी हटा दिया तो 1 बचा, और अब हटा दिया तो कुछ नहीं बचा। प्लेट में सिक्के, कुल सिक्के कितने हैं? शून्य हैं। और जब इसमें आम थे और आम को हमने एक एक करके हटाया, तो जब उसमें आम दोनों को हमने हटा दिया है तो प्लेट में बचे हुए आमों की संख्या, यानी प्लेट खाली है, जिसको हम गणितीय रूप में शून्य से दर्शाते हैं। शून्य का प्राकृत संख्याओं के साथ अपना एक अलग ही महत्व है, और जब हम प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य को समाहित करते हैं तो ये सब पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। पुनः देखिए, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इस प्रकार की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। जब प्राकृत संख्या के साथ शून्य को भी समाहित कर लेंगे या शून्य को भी रख लेंगे तो अब जो ये समूह बना, ये समूह कहलाएगा पूर्ण संख्याओं का। तो ये पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी? शून्य से स्टार्ट होगा, और 0, 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक? जहाँ तक प्राकृत संख्या जा रही है, और जो कि क्या है? अनंत है। अतः 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि ये सभी संख्याएं कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। अब हम पूर्णांक के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्णांक, अब हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में समझेंगे। गतिविधि: आप अपने घर से 20 रुपये लेकर दुकान से पढ़ाई से संबंधित सामान लेने गए। आपने एक कॉपी, एक पेंसिल व एक रबड़ खरीदी, जिनका मूल्य इस प्रकार है। एक कॉपी आपकी आई 15 रुपये की, कॉपी का मूल्य है 15 रुपये। एक पेंसिल जो है आपकी वो आई 4 रुपये की, कॉपी आई थी 15 रुपये की, पेंसिल आई 4 की। और आपने एक रबड़ खरीदा, रबड़ था 3 रुपये का। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आपने 3 आइटम या 3 वस्तुएं खरीदी और जिनके
मूल्य क्रमशः 15 रुपये, 4 रुपये और 3 रुपये हैं। तो आपको दुकानदार को जो कीमत देनी होगी, इन सब का क्या करेंगे, हम योग करेंगे और जितना आएगा उतने रुपये आपको देने हैं। आपने 3 वस्तुएं खरीदी, एक कॉपी, एक पेंसिल और एक रबड़, जिनका कुल मूल्य 22 रुपये होता है। कैसे 22 हो गया? 15 धन 4 19, 19 में 3 रुपये और जोड़ेंगे तो 19 और 3 22। तो कितना रुपया हो गया? 22 रुपये। आपके पास 20 रुपये हैं, तो आप दुकानदार को कहते हो कि आप उसको 2 रुपये बाद में दे दोगे। आप 20 रुपये देकर सामान ले लेते हो। आपके पास कितने पैसे बचे? क्या शून्य बचे? नहीं, आपके पास शून्य तो तब बचते जब आप उसको पूरे 22 रुपये दे देते, या दूसरी स्थिति में आपका सामान केवल 20 रुपये का होता। मगर आपके पास शून्य नहीं बचे हैं, आपका सामान 20 रुपये का आता तब शून्य बचता, परंतु यहाँ आपने उसको 2 रुपये और देने हैं। जो आपका हिसाब बना उस हिसाब में आपके पास 2 रुपये अभी शेष हैं जो आपको उन्हें देने हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? उधार। इसी प्रकार आपने देखा होगा बैंक की पासबुक में पैसे जमा करने को वो जोड़ते हैं तथा पैसे निकालने को वे घटाते हैं। इसी प्रकार यदि ज़मीन के तल को 0 मीटर मान लें तो गहराई में जाते समय हमें उसकी गहराई नापने के लिए संख्याओं को ऋणात्मक लेना होगा। किस तरह से? आइए ये क्रियाकलाप से समझते हैं। यहाँ हमें कहा गया है कि यदि ज़मीन के तल को, ये ज़मीन का माना तल है, ये लाइन ज़मीन के तल की है, इसको मान लेते हैं हम 0 मीटर। तो हमसे कहा गया है कि जब हम 0 मीटर से ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे इस पेड़ की हम हाइट जो है, इसकी हाइट जब हम मापेंगे, इसकी हाइट लेंगे तो ये जो होगा धनात्मक होगा। और इस पृथ्वी के सतह से, ज़मीन के तल से जब हम नीचे की ओर जाएंगे, जैसे हम देख पा रहे हैं कि इसकी जड़ यहाँ तक गई है, तो इसकी जड़ यहाँ ज़मीन की सतह से ऊपर की ऊंचाई हम पॉजिटिव लेंगे, जबकि ज़मीन की सतह से नीचे की गहराई, जिसे हम गहराई कहते हैं, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी? जैसे हम जानना चाहते हैं कि इस पेड़ की जड़ धरती के अंदर कितनी गहराई तक गई, तो उसको हम नेगेटिव में लेंगे। तो इस तरह से हमें एक ऐसी प्रणाली चाहिए, एक अंकों का ऐसा समूह चाहिए जिसमें धनात्मक अंक भी हों और ऋणात्मक अंक भी हो। इसी तरह की परिस्थितियों से पूर्णांक संख्याओं की आवश्यकता पड़ी। 0 से कम की संख्याओं को दर्शाने के लिए हम ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग करते हैं। अब वो ऋणात्मक संख्याएं कहाँ से आएंगी, इसके लिए हम एक बार पुनः देख लेते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से, और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। अगर इस प्राकृत संख्याओं के समूह में हम शून्य भी शामिल कर लें, जैसे यहाँ पे किया गया है, तो फिर ये क्या बनता है? ये समूह कौन सा बनेगा? पूर्ण संख्याओं का। और जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनको अगर हम धनात्मक दिशा में, शून्य के धनात्मक दिशा में रखते हैं और इन्हीं संख्याओं को ऋण चिन्ह के साथ हम शून्य की बाईं ओर रख दें, तो ये जो समूह बनेगा, ये हमारा बनता है पूर्णांक संख्याओं का समूह। आइए देखिए, यदि पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? 0, 1, 2, 3, 4 सोन अप टू इन्फिनिटी। 1, 2, 3, 4 कहाँ तक? अनंत तक। ये क्या है? पूर्ण संख्याएं। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन समस्त संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। ऋण चिन्ह के साथ प्राकृत संख्या ऋण 1, ऋण 2,
ऋण 3 और ऋण 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो उन समस्त संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। स्वयं करके सीखें। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ। तो जब प्यारे बच्चों इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आपने प्राकृत संख्याएं ध्यान में रखनी है। प्राकृत संख्याएं ध्यान में रहेंगी तो उसके बाद प्राकृत के बाद नंबर आता है पूर्ण संख्याओं का। क्रम ध्यान रखना है, उनका क्रम ध्यान रखना है। सबसे पहले प्राकृत या प्राकृतिक जो लिखा हुआ है संख्याएं, ये होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक जाती हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं, क्रम ध्यान रखना है। पूर्ण संख्याएं, इनमें शून्य उनके साथ और शामिल कर देना, बाकी सब प्राकृत संख्याएं ही हैं। उसके बाद पूर्णांक, और पूर्णांक में क्या होगा कि 0 1 2 3 जो पूर्ण संख्याएं वो तो हैं, इनके साथ प्राकृत संख्याओं को ऋण चिन्ह के साथ रख देंगे। ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 और ऐसे ही इधर भी अनंत तक। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या लिखो। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 आई। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या लिखो। तो धनात्मक में 3 भी धनात्मक है, इसके आगे अनंत तक है, कोई भी सब धनात्मक है। शून्य के बाद 1 2 3 से लेकर अनंत तक जितनी भी प्राकृत संख्या है सब धनात्मक है। और ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 से अनंत तक ये ऋणात्मक है। इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं, जैसे ऋण 2 और 3 या ऋण 2 और धन 2, और धन 2 को लिखा नहीं जाता तो ऋण 2 और 2। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।